हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स। हमारे लास्ट वीडियोस में आपने देखा था हमने 2018 के जो पेपर सॉल्व कराए थे, उसके बाद हमने कई सारे वीडियोस में आपको प्रैक्टिसेस भी कराई है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम जो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम होंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमने दो प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट आपके सॉल्व कराए थे। अब हम नेक्स्ट मोड पे आते हैं और अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, ठीक है। तो दो प्रैक्टिस सेट में हमने 60 क्वेश्चंस के दो पार्ट आपको कंप्लीट कराए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, 61 से लेके 120 तक के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है एलटी ग्रेड कॉमर्स का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले के 60 क्वेश्चंस हम आपके लास्ट वीडियोस में आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो लास्ट वीडियोस आप देखोगे तो उसमें 1 to 60 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। पूरा डिटेल में हमने आपको प्रैक्टिस करा रखी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 61 से। 61 में फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास जो दिया हुआ है वो दे रहा है वर्तमान भारत में, दैट मीन्स हमारे इंडिया में जो मुद्रा है उस मुद्रा को क्या बोलेंगे। जो हमारी इंडिया में करंट मुद्राएं चल रही हैं, देखिए, तो मुद्रा हम सिक्के जो चलते हैं वो भी हम उसको मुद्रा मान सकते हैं। जो कागज के नोट चलते हैं, जो मांग जमाए हैं, वो भी हम मुद्रा मान सकते हैं। तो दैट मीन्स कहने का सेंस ये पूछ रहा है कि मुद्रा से मतलब क्या होता है। तो मुद्रा से मतलब सिक्के भी मुद्रा में आएंगे, सिक्के और कागजी मुद्रा ये दोनों आएंगे। मांग जमाएं भी हमारी मुद्रा में काउंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली मान सकते हैं जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से सभी, क्योंकि सिक्के भी मुद्रा होते हैं, कागज के नोट भी मुद्रा करेंसी में माने जाते हैं, और जो हमारी मांग डिपॉजिट्स होती है वो भी हम मुद्रा मान लेते हैं। तो इसका मतलब यह है, मुद्रा से तात्पर्य मतलब हो गया ये सारी चीजें इसमें काउंट होंगी। तो इसका जो हम करेक्ट आंसर कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण दे क्षमता निर्भर करती है। वाणिज्यिक बैंक जो आपकी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक मतलब जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कॉमर्शियल बैंक है। तो इसकी ऋण दे क्षमता ये डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। रखी हुई सरकारी प्रतिभूतियों, दैट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, कैश कंडीशन, अतिरिक्त नगद रिजर्व, या बकाया आय और निवेश पर। देखिए, तो डेप्ट जो आपका पेमेंट कैपेसिटी है, डेप्ट पेमेंट कैपेसिटी ये डिपेंड करता है आपकी जो भी पैसे आपके पास हैं, जो प्रेजेंट टाइम में आपने पैसे रखे हैं उसी को देख के ही तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना पेमेंट कर पाएंगे। तो कॉमर्शियल बैंक जो हमारे पास होते हैं, कॉमर्शियल बैंक के जो डेप्ट पेमेंट कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो उसके पास पैसे रखे हुए हैं उसी पैसे को तो देख के हम जज कर पाएंगे कितना पैसा वो पेमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर क्या टिक कर सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं बी आंसर, नगद स्थिति पर जो उसके पास प्रेजेंट टाइम में कैश कंडीशन होगी, जो रखी हुई कैश है उसकी कैश कंडीशन को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है डेप्ट की वो क्या है। क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था। तो देखिए, इंपीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, दैट मीन्स नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइज किया गया था, गवर्नमेंट बैंक पे कन्वर्ट किया गया था। तो इंपीरियल बैंक को जो चेंज किया गया था उसका नाम बदल के दिया गया था, जो सब लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक का ही वर्जन है। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, बाद में इसको जब राष्ट्रीयकरण, दैट मीन नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब जब गवर्नमेंट के हैंड में बैंक ट्रांसफर हो गए थे, तो इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हम क्या टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बैंकों पर सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण क्यों शुरू किया गया था। साख नियंत्रण के लिए, साख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए,
समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है बैंकों को सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था। सामाजिक नियंत्रण बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि सोशल जो बैंकों की सामाजिक नियंत्रण, सोशल जो कंट्रोलिंग करने के लिए जो स्टार्ट की गई थी, वो क्या कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया गया था? साख को नियंत्रित करने के लिए, साख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, या समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो बेसिकली ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम यूज किया गया था वो बैंकों का इसलिए यूज किया था क्योंकि साख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने के लिए। तो आंसर हम टिक करेंगे, आंसर नंबर बी, साख को प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अग्रणी बैंक योजना को स्टार्ट किया गया था, निर्बल वर्गों की सहायता के लिए स्टार्ट किया गया था, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, कृषि विकास। देखिए अग्रणी बैंक योजना मतलब ये थी कि जो भी आपके बैकवर्ड एरियाज में जो बैंक हैं जो पहले से वर्क कर रहे हैं, तो अग्रणी बैंक योजना एक ऐसी योजना है जिसमें और बैंकों या इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेट मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेशन संपर्क करके हम उसको और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि वो समाज में जो भी लोग हैं सोसाइटी में उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिले में अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशन करके, बेहतर कोऑर्डिनेशंस के लिए, ताकि वो हमारे जो सोसाइटी के पर्सन हैं उनको और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करा सके। इसके लिए बैंक अग्रणी योजना प्रारंभ की गई, स्टार्ट की गई थी। तो इसका जो आंसर, आप करेक्ट आंसर जो टिक करेंगे वो करेंगे ये, जिले में जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको और बेहतर बनाना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध निर्गमित किया जाता है? देखिए आप किसी को चेक दे रहे हैं, अगर आपने किसी को चेक काट के दिया है तो वो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कौन सी जमाएं हैं जिसके अपोजिट में आप चेक काटेंगे, कैश नहीं रख करके चेक देंगे। तो ऑब्वियसली आप चेक तो कभी भी दे सकते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल डिपॉजिट हो, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, या मांग जमा, आपको पैसे जमा करने हैं, अकाउंट ओपन करना है, एफडी करना है, तो किसी भी टाइप की चीजें अगर आपको करनी है तो आप हर चीज के लिए चेक इशू कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा उस आंसर को हम क्या टिक करेंगे? उपयुक्त सभी जमाएं। तो इसमें हम आंसर क्या टिक करेंगे कि हमारे पास चेक में किसी भी प्रकार की जमाओं, किस प्रकार के जमाओं के विरुद्ध निर्गमित किया जाता है। तो चेक जितनी भी आपकी जमाएं यहाँ पर आपको दिख रही हैं वो हर जमाओं के लिए, क्योंकि अब सावधि जमा है, डिपॉजिट्स है एंड आवर्ती जमाएं हैं, तो आप किसी भी चीज के लिए, जैसे आपको डिपॉजिट्स करना है तो चेक काटा, पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। चाहे आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, सेविंग में, एफडी में, कुछ भी करना हो, रिकरिंग अकाउंट खोलाना, आप चेक काटिए, वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो किसी भी टाइप की जमाएं हैं, आप चेक किसी भी टाइप से इशू कर सकते हैं। किसी को पेमेंट देना है तो भी चेक इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1 रुपए के नोट किसके सिग्नेचर होते? 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो आपको ये देखना है 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर हो रहा है। तो 1 रुपए का नोट, ध्यान रखिएगा, 1 रुपए का नोट हमारा जो कंट्री का जो गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है। ठीक है, और बाकी के जो भी नोट्स होते हैं 1 रुपए के बाद वो सब रिजर्व बैंक इशू करता है, तो उस पर रिजर्व बैंक के सिग्नेचर होंगे। बट 1 रुपए का नोट जो होगा वो हमारे सेक्रेटरी के सिग्नेचर होंगे विथ
जो सचिव होंगे इंडियन गवर्नमेंट के, भारतीय सरकार के जो वित्त सचिव होंगे उनमें ये नोट सिग्नेचर किए जाएंगे, सिर्फ 1 रुपए के नोट के लिए। बाकी 1 रुपए के बाद 500 के, 1000 के, 100, 20, 10 जो भी आप नोट देखोगे उन सब पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 1 रुपए के नोट हमारे जो सेक्रेटरी होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी, वो इस पे सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो हमने कल के वीडियोस में भी आपको बताया था। इसका जो नाम है वो है नाबार्ड। ये नाबार्ड बैंक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इस स्थापना किस समिति की सिफारिश में की गई थी, किसके आधार पर की गई थी? तो ये शिवारमन समिति एक थी। उस समिति में नाबार्ड को स्थापित किया गया था, उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। रीज़न दैट कि हमारे जो बैकवर्ड या रूरल एरियाज के जो पर्सन्स हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली, तो ये नाबार्ड को स्टार्ट किया गया था, नेशनल एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था शिवारमन समिति में। ठीक है, तो आंसर आप इसका क्या टिक करोगे? आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। NASDAQ का नाम किस चीज का नाम दिया है? तो देखिए, ये बेसिकली जो नाम है ये अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज का एक नाम है, जो क्या करता है, जो वहां के जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसके कंट्रोलिंग करता है। तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये मिसाइल या ऐसा कुछ सैन्य संगठन नहीं है, सिंपल सा ये स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो आंसर आप टिक करोगे ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी करेंसी नोट 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, देखिए अभी क्वेश्चन हमने आपको बताया था 2 क्वेश्चंस पहले, सारे नोट 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सारे नोट किसके थ्रू आप इशू करेंगे? तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके थ्रू 1 रुपए का नोट आपके जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के थ्रू इशू करते हैं। बाकी के जो भी नोट्स होंगे 5 के, 10, 20, 50, 100, 1000, 500, ये सारे जितने भी नोट होंगे सारे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किए जाते हैं, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, वो आपका इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आप टिक करेंगे सी आंसर। क्रेडिट कंट्रोल निम्नलिखित विधियों में से कौन सी परिमाणात्मक नियंत्रण में शामिल नहीं होता है? देखिए, आपके क्रेडिट कंट्रोल करने की 2 विधियां होती हैं। एक होता है परिमाणात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इस वाले मेथड में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं? तो खुले बाजार की क्रियाएं, साख की राशनिंग, तरल कोष अनुपात, बैंक दर नीति। देखिए, तो इसमें बेसिकली आपके पास पूछा यह जा रहा है कि 2 टाइप के आपके परिमाणात्मक नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण, 2 टाइप की विधियां होती हैं। दोनों टाइप की विधियों में कौन सी विधि परिमाणात्मक में फिट नहीं बैठ रही है? तो सिंपल सी चीज है, आपके पास ओपन मार्केट है, लिक्विड फंड रेशियो हो जाता है, बैंक रेट है। ये जो 3 रेशियो आप, ये 3 मेथड जो आप देख रहे हैं, ये सारे परिमाणात्मक नियंत्रण विधि में इंक्लूड शामिल होते हैं। कौन कौन से? ए, सी और डी। बट एक जो आंसर ये दिख रहा है, साख की राशनिंग, ये परिमाणात्मक नियंत्रण नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप टिक करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा आंसर नंबर बी, साख की राशनिंग ये परिमाणात्मक नियंत्रण में शामिल नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रेसम का नियम बताता क्या है? ग्रेसम के नियम के बारे में हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताए हैं।
ग्रिसम का नियम बोलता ये है कि आपकी जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से आउट कर देती है, दैट मीन्स प्रचलन से बाहर कर देती है। अब देखिए, तो आंसर तो ये हो गया कि जो ग्रेसम बताते वो ये बताते कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को आपकी जो सर्कुलेशन है, चलन है, उससे बाहर कर देती है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर नई करेंसी आ जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नई करेंसी अगर आ गई, नए नोट आ गए, तो सबसे पहले हम नए नोट को स्टोर करने लगते हैं कि अभी नया नोट है, कड़ा नोट है, अभी अभी आया एकदम फ्रेश, हम इसको क्या करेंगे, उठा के रख लेंगे, और जो हमारे पास फटे पुराने नोट होंगे उसको हम जल्दी जल्दी मार्केट में लेके आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हर कस्टमर यही सोचता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि नए नोट को हम एकदम फ्रेश रखे रहेंगे, वो देखने में अच्छा लग रहा तो हमने उसको रख लिया। तो हर कस्टमर यही करता है। इससे क्या होता है, सब लोग नए नए नोटों को सर्कुलेशन से उठा के अपने घर में सेव करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्कुलेशन में जितने नोट आ रहे हैं सब सेफ हो जा रहे हैं, तो आपके पास जो पुराने नोट होंगे आप उसको मार्केट में वापस कर देंगे। सो सिंपल से थिंक है, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बुरी मुद्रा, इसका मतलब जो फटे पुराने नोट थे वो क्या करेंगे, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देंगे। क्योंकि चलन से बाहर कैसे करेंगे, क्योंकि वो सर्कुलेशन से बाहर होकर कस्टमर के घर पे आ गई, और कस्टमर की जो बुरी मुद्रा थी, फटे पुराने नोट थे, वो आपके सर्कुलेशन में वापस आ गए। तो बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को बाहर कर दिया। तो ग्रीसम ये बताते हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे, आंसर नंबर सी टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता नाम देते हैं, एकाधिकार नाम देते हैं, या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता नाम देते हैं, द्विपक्षीय प्रतियोगिता नाम देते हैं? कौन सा नाम हम इसमें देते हैं? उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होगा? तो सिंपल है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं दे सकते, एकाधिकार प्रतियोगिता ये भी नहीं हो, देखिए द्विपक्षीय एकाधिकार बोल सकते, दोनों पक्षों का अधिकार होता है। इसमें एक सिंगल क्रेता है और दूसरा सिंगल सेलर और परचेजर, दोनों सिंगल सिंगल है, तो दो पार्टीज को हम बोलेंगे कि यहाँ पर द्विपक्षीय का, दोनों पक्षों का एकाधिकार होता है। ठीक है, क्रेता जो परचेजर होता है वो अपने गुड्स पे कंट्रोल एकाधिकार रखता है, और जो सेलर होता है वो अपने गुड्स पे एकाधिकार रखता है। तो दोनों पार्टीज का एकाधिकार होता है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं आंसर क्या सही होगा, आंसर सही हो जाएगा हमारा डी, द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? पीटर द्वारा, नाइट द्वारा, हॉले द्वारा, या जेबी क्लर्क द्वारा? तो यहां पर लाभ की अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित, लाभ अनिश्चितता का मतलब होता है लाभ की आपकी कोई जो प्रॉफिट है वो अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कि कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, कि हम अगर ये सोचें कि हमारे बिजनेस में 1000 या 2000, 20,000, 1,00,000, कभी भी प्रॉफिट कभी सर्टेन नहीं होता, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अनिश्चित होते हैं। तो ये जो सिद्धांत बनाया था वो किसने बनाया था? तो इसको हम टिक कर सकते हैं नाइट। ये आंसर नीचे है, ए बी, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा। लाभ की अनिश्चितता का प्रतिपादन किया था, यहां पर थोड़ा सा आंसर हम टिक करेंगे नाइट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? फिर से नाम दिया गया, जे.के. मेहता, सैमुअल्सन द्वारा, जे.आर. हिक्स द्वारा, और एस.सी. पेगु द्वारा। देखिए, इच्छा विहीनता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो प्रतिपादित किया गया था हमारा जे.के. मेहता के द्वारा।
ठीक है, तो आप आंसर को टिक करेंगे जी के मेहता, फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को आते हैं। यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो कर बात कर, दैट मीन्स अ टैक्स बर्डन, कर भार, टैक्स बर्डन होगा। तो अगर मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है तो जो टैक्स का बर्डन है वो विक्रेता पर आ जाएगा। टैक्स का बर्डन जैसे जैसे टैक्स आपका मांग वक्र समानांतर होता जाएगा, टैक्स का भार बढ़ता जाएगा और वो टैक्स का भार हमारा विक्रेता के ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर जितनी ज्यादा मांग बेलोचदार होगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल इसी से सेम रिलेटेड है कि एक्स अक्ष के समानांतर होगा, तो एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो आपकी जो डिमांड है वो लोच ज्यादा होती जाएगी उसमें, तो जितना ज्यादा लोच होता जाएगा टैक्स बार बढ़ता जाएगा और वो विक्रेता के ऊपर बढ़ता जाएगा। उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि अगर मांग ज्यादा बेलोचदार हो गई तो उतना ही होगा, कर भार किस पे बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा बेरोजगार होगी तो फिर क्रेता के ऊपर बढ़ जाएगा। अगर एक्स अक्ष के समानांतर आपकी जो मांग लोच है वो एक्स अक्ष के समानांतर बेलोचदार होती है, मतलब कि उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो उसका जो टैक्स बर्डन है वो विक्रेता पर रहेगा। बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाने से इसकी जो बेलोचदार है अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसका बर्डन हमारा क्रेता के ऊपर बढ़ता जाएगा, अगर ज्यादा बढ़ता है तो, अदरवाइज विक्रेता के ऊपर ही रहेगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन से थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सभी लघु उद्योग तो हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछ रहा है वो थे आपके हथकरघा उद्योग। ठीक है, तो आंसर हम टिक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग हथकरघा उद्योग, हैंडक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अंत्योदय योजना संबंधित है। देखिए अंत्योदय योजना बेसिकली बनाई गई थी हमारे जो फूड, जैसे परिवार, आपके जो बैकवर्ड एरिया के जो पर्सन थे जिनको भूख लगती है बट खाना नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था अंत्योदय अन्न योजना। किन चीजों के लिए बनाई गई थी? समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से, स्कूल बच्चों के लिए भोजन से, गांव के लिए पूर्ति, विकलांग, इन सब चीजों के, समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से अंत्योदय अन्न योजना बनाई गई थी। जो बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो आंसर हम टिक करेंगे, आंसर नंबर ए। हरित क्रांति संबंधित है किससे, इसका जो नाम है किससे रिलेट करता है? तो ऑब्वियसली हरित क्रांति मतलब है कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेट करेगा। ठीक है, दूध उत्पादन, चारा, नहीं, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा जो हरित क्रांति नाम संबंधित है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो हरित क्रांति जो नाम संबंधित हो जाएगा, हरित क्रांति इज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश की योजना आधारित है प्रणाली पर भारतीय योजना? दैट मीन्स भारतीय योजना जो है वो किस देश की योजना पर आधारित है? भारतीय योजना जो प्रणाली है वो किस देश पर आधारित है? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है किस देश की योजना आधारित है भारतीय योजना प्रणाली पर। ओके, सो क्वेश्चन होना चाहिए भारतीय योजना प्रणाली पर, ये किस देश की योजना आधारित है भारतीय योजना प्रणाली पर? तो सोवियत योजना, इस देश की जो योजना आधारित है किस पे? भारतीय योजना प्रणाली पर, तो इसका नाम हम देंगे सोवियत योजना। ठीक है, भारत में
खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, खाद्यान्न समस्या तो भारत में अनाज की कमी से हो जाती है, बट यहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो समस्या क्या होती है, हमारे पास भारत में खाद्यान्न समस्या क्या है, अनाज हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या होती है हमारी? प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं कर पाते। बस ये प्रॉब्लम है। बल्कि हमारे इंडिया में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख है, क्योंकि खाद्यान्न तो हमारे पास ज़्यादा है, खाना ज़्यादा है, बट फिर भी रीज़न क्या होता है इसका, समस्या का कारण क्या होता है कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं कर पाते। तो इसका जो हम आंसर टिक करेंगे, अनाज की कम आपूर्ति तो है नहीं, अनाज की कोई आपूर्ति नहीं है, तो इसका आंसर हम टिक करेंगे आंसर नंबर डी, क्योंकि इसका जो मेन रीजन ये होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये समस्या, खाद्यान्न समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो आंसर आप टिक करेंगे डी। केन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी जब ब्याज दर घटेगा। मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज दर बढ़ेगा। मुद्रा की दूरदर्शिता मांग बढ़ेगी, ब्रांड की कीमत बढ़ेगी। तो दैट मीन देखिए, किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। लेन देन की मांग नहीं, सट्टे मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या टिक करेंगे? जब मांग की सट्टे मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो मांग घटती जाएगी। ठीक, जब मुद्रा की स्फीति 10% टू 20% के बीच है तो वो कौन सी स्फीति हो गई? जब आपके पास 10 से 20% के बीच की अगर आप स्फीति देखते हो, तो 10 से 20% की स्फीति में हम इसको बोल सकते हैं दौड़ती स्फीति, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है तब वो रेंगती स्फीति में आएगा, और इससे फास्ट होगा तो चलती, और इससे ज्यादा होगा तो अति स्फीति हो गई। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं 10 से 20 में दौड़ती स्फीति में काउंट करेंगे। ठीक है, स्फीति की स्थिति में ऋणी क्या होगा? ऋणी फायदे में होगा। सिंपल, अगर मुद्रा स्फीति है तो ऋणी फायदे में होगा। क्यों फायदे में होगा? क्योंकि उसको कम रेट पे, इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें मुद्रा स्फीति में होता क्या है कि मनी की वैल्यू कम हो जाती है, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो जब मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये जो ऋणी है उसको कम रेट पे, इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। कहीं से भी लोन ले सकता है कम रेट पे, क्योंकि मुद्रास्फीति में आपका जो रेट होगा वो जो वैल्यू होगी मनी की वो तो कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको फायदा हो जाएगा। तो कम रेट पे इसको, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, तो ये इजीली लोन को टेक करके अपनी सारी जो फैसिलिटीज है वो कंप्लीट कर सकता है। बट अगर इससे जस्ट रिवर्स अगर कंडीशन करेंगे तो उसमें मनी की वैल्यू जैसे अपस्फीति हो गई, मुद्रास्फीति का जस्ट रिवर्स, अब उसमें मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर इस टाइम इसने लोन लिया है और जब वो वापस करने के लिए उस टाइम वापस करेगा तब तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस टाइम उसको नुकसान होगा। कब? जब अपस्फीति होगी। ठीक है, मुद्रा संकुचन जिसको बोलते हैं। बट मुद्रा स्फीति की कंडीशन में जो आपका ऋणी है जिसने लोन लिया है उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आंसर हम टिक करेंगे प्रॉफिट पे। किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग की मांग निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी? आय, जनसंख्या, रुचि, आदतें, सारी चीजों पर डिपेंड करती है। जो आपकी मांग है, उपभोग मांग, दैट मीन्स डिपेंड करती है इनकम पे, पॉपुलेशंस पे, हैबिट्स पे, नेचर पे, इंटरेस्ट, ये सब सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो उपयुक्त सभी आंसर इसमें हम टिक करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत ब्रॉड मनी किसको बोलेंगे? तो ब्रॉड मनी सिंपल सी है, M3 हो जाएगी ब्रॉड मनी। तो इसको हम बोलेंगे ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी जो सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग मुद्रा की पूर्ति के लिए बनाई गई थी, मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत बनाई गई है, तो M3। ठीक है, मनी 3 ब्रॉड मनी हो जाएगी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री,
एम एस स्वामीनाथन या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे हमारे स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री तो थे नहीं, ए कुरियन भी नहीं थे, सो इसको हम टिक करेंगे, ये वाला आंसर सही हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, सी, जो हरित क्रांति के जनक थे। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कौन सा है? महान विभाजक वर्ष जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब डिवाइडेशन हुआ था तो वो था आपका 1921, 1921 में हम डिवाइडेशंस को महान विभाजक वर्ष मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे, कौन थे? वी के आर वी राव, पीसी महालनोबिस, डी आर गडलिक और केसी पंत। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे, तो 1949 के जो हमारे अध्यक्ष थे वी के राव, पीसी महालनोबिस एंड डी आर गडलिक, केसी पंत। तो इसका देखिए आंसर हम टिक करेंगे पीसी महालनोबिस, ये राष्ट्रीय आय समिति 1949 के हमारे अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू पे फॉर वॉर के जो बुक्स है, इसके जो राइटर कौन है? रॉबिन्स, पिगू, किन्स, कौन है इसके राइटर? तो इसके राइटर्स हमारे हैं रॉबिन्स, पिन्स, हाउ टू पे बुक्स। हाउ टू पे बुक्स के जो हमारे राइटर्स हैं उस राइटर्स का नाम क्या दिया हुआ है? उस राइटर्स के नाम रॉबिन्स, पिगू, किन्स और इसमें से कोई नहीं, तो इसका आप सिंपल ऑप्शन टिक कर सकते हैं रॉबिन्स। ठीक है, हाउ टू पे फॉर वॉर बुक के लेखक हैं हमारे, सॉरी रॉबिन्स नहीं, किन्स, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ टू पे फॉर बुक, इसके जो आपके राइटर होंगे वो राइटर हो जाएंगे आपके किन्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हम टिक करेंगे किन्स को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशंस का संबंध किससे? तो ब्लू रिवॉल्यूशंस का जो रिलेशंस होता है वो हो जाएगा आपका समुद्री उत्पादन से। ठीक है, इसका आंसर टिक करेंगे, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु क्या रहा है? मांग पूर्ति की परस्पर शक्ति, राजकीय नियंत्रण में कमी, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन, विदेशी सहयोग, मांग पूर्ति की परस्पर शक्ति। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? श्रम का विभाजन करना। ठीक है, तो श्रम का विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है वो रहा है श्रम का विभाजन करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र किसकी देन है? आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति, सरकारी नीति, आर्थिक, नई आर्थिक नीति और मौद्रिक नीति। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली बनाया किस लिए गया था? देखिए इसलिए बनाया गया था कि जो भी लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स को कंप्लीटली प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो, बनाकर एक्सपोर्ट करोगे, तो उसको बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं, जो गुड्स आप मंगाओगे, जो आप एक्सपोर्ट करो, तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शंस के लिए बनाए गए थे। तो जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करोगे उसको बनाने के लिए जो गुड्स आप मंगाएंगे उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना था, क्योंकि जब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो हम गुड्स को बना करके बाहर भेज पाएंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था आपका, वो आपकी नई आर्थिक नीति की देन है, जिससे हम एक्सपोर्ट को और ज्यादा बेनिफिशियरी
बना सकें, ठीक है, और ज़्यादा फायदेमंद बना सकें। तो इसलिए इसको बनाया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो किसने बनाया था? तो न्यू आर्थिक नीति की देन है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सो सिंपल है, सबसे कम केरल में है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, सबसे कम केरल में है। तो जो आपका डेथ रेट है बच्चे का, शिशु का, वो सबसे कम हमारे केरल की स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जन्म दर और मृत्यु दर। बर्थ और डेथ रेट की गणना जो कैलकुलेशन होती है सामान्यतः की जाती है प्रति 100 इकाइयों पर, 1000 इकाइयों व्यक्तियों पर, 1 लाख। तो सिंपल सी चीज है, बेसिक हम लेंगे 1000 पर पीपल पे आपकी जो डेथ और बर्थ रेट की कैलकुलेशन की जाती है, किस पे? 1000 पीपल। तो आंसर क्या टिक करेंगे? बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था? तो नोबेल पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को नहीं मिला था? तो नोबेल पुरस्कार, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, एक सेकेंड। ओके, सो स्टार्ट करेंगे फिर से। कुछ प्रॉब्लम थी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था? तो नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, किसने नहीं जीता था? सो आंसर टिक करेंगे आपके रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने हमारा नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, तो जॉन रॉबिन्सन टिक करेंगे इसका सेकंड ऑप्शन, जिसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। यही एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्री होने के बाद भी इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज थी उन्होंने अभी तक नहीं जीती थी, ठीक है। तो जॉन रॉबिन्सन इन्होंने नहीं जीता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। विश्व व्यापार में भारत का परसेंटेज कितना है? टोटल जो हमारी व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड में, भारत का कितना है? तो भारत का जो रेशियो है वो 2.4 का है। कितना है? 2.4। तो अप्रोक्स अगर 2.4 है तो हम 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0.5 से ज्यादा, तो हम इसको 2 में काउंट करेंगे। तो इसको हम काउंट करते हैं 2 से, 2%, ठीक है। तो आंसर हम क्या टिक करेंगे? भारत का कितना परसेंटेज होगा? वो होगा 2% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स ट्रेड, फॉरेक्स सबसे ज्यादा है? विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? तो सबसे ज्यादा जो है वो हमारा चाइना के पास है। जो आपका विश्व में सबसे ज्यादा जो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, वो सबसे ज्यादा किसके पास है? वो सबसे ज्यादा जो है हमारा चाइना के पास है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम टिक करेंगे चाइना, फिर जापान आता है नेक्स्ट, फिर उसके बाद भारत हमारा चौथे नंबर पे आता है। तो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना सबसे आगे है, ठीक है। हमारा भारत 4th नंबर पे आता है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ की गई थी? तो विश्व आर्थिक फोरम की बैठक बेसिकली दावोस में की गई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में है, दावोस। वहां पर विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक की गई थी दावोस में, ठीक है।
अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारा कौन सी कंट्री में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? क्यूबा में, फ्रांस में, वियतनाम में या फिर चाइना में? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स क्यूबा, फ्रांस, वियतनाम, चाइना, 4 है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स जो नहीं है वो है वियतनाम में। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, तो वियतनाम ऑप्शन टिक करेंगे। एक सेकंड, एक ऑप्शन नहीं, सॉरी, एक ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। ये ऑप्शन जो इसका आएगा, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन इसका आएगा, सॉरी वियतनाम ने, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, तो इसका आंसर टिक करेंगे फ्रांस। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था मतलब उसका कोई इकोनॉमिक्स है ही नहीं, तो अर्थव्यवस्था उसकी कुछ है ही नहीं, तो कौन सी इसी कंट्री है? कंट्री का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसका जो अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल भी बंद अर्थव्यवस्था, मतलब उसका किसी अनदर देश के साथ कोई लिंकअप है ही नहीं, तो बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे, तो वो हमारा है उत्तर कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है, तो प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं में मांग की जो लोच होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इकाई। तो इसको हम बोल सकते हैं, जो वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होगी वो हो जाएगी धनात्मक। ठीक, तो आंसर क्या टिक करेंगे? धनात्मक। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। उत्पादन का अभिप्राय क्या होता है? उत्पाद वस्तुओं से, सेवाओं से उपयोगिता का सृजन करना है या कोई नहीं? तो इसका उत्पादन से मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। दो वस्तुओं के जब उपयोगिता का सृजन करना मतलब कि जब दो वस्तुओं को उत्पादन होता है तो उसकी मांग में जब हम उपयोगिता का सृजन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्पादन। ठीक है, तो उपयोगिता का बेसिकली सृजन करना ही उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हम करेक्ट टिक करेंगे, आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया गया, किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, रिकॉर्डो ने, एडम स्मिथ ने, या फिर पॉल सैमुएल्सन ने या मार्शल? देखिए, सीमांत उपयोगिता की जो अवधारणा को विकसित किया गया था, सीमांत अवधारणा की जो विकसित किया गया था वो विकसित किया गया था हमारा अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता को विकसित करते। सीमांत उपयोगिता का बेसिकली मतलब क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होता है कि एक एडिशनल यूनिट की ऐड करने पे टोटल आउटपुट में जो चेंजेस आ जाएंगे उसको हम बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो इसको किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डेवलप किया था, तो हम डी आंसर इसमें करेक्ट टिक करेंगे। नेक्स्ट, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है अति परवलय, परवलय, यू आकार, सीधी क्षैतिज रेखा। तो ये आयत परवलय होगा। अति परवलय, आयत, अति परवलय। औसत स्थिर लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार क्या होगा? औसत स्थिर लागत वक्र का जो आकार होगा वो हो जाएगा अति परवलय। अति परवलय, आयत अति परवलय मतलब क्या हो गया? आयत अति परवलय मतलब हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर अर्थात की कीमत पर जो मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर में आ जाती है, तो हम उसको आयत अति परवलय बोलते हैं। तो औसत स्थिर लागत का जो वक्र होगा वो क्या होगा? आयत अति परवलय। ठीक है, तो आंसर डी को टिक करेंगे। विक्रय लागत की संकल्पना दी थी, किसने दी थी? ओके, स्टिगलर, चैम्बरलिन, रॉबिन्स,
सेलिगमैन। जो कॉस्ट की जो संकल्पना दी गई थी, कॉस्ट की संकल्पना किसने दी थी? सेलिगमैन ने, जॉन रॉबिन्सन ने, चैम्बरलिन ने, या फिर स्ट्रिगलर ने? तो यहाँ पर हम कॉस्ट संकल्पना जो दी गई थी वो दी गई थी आपकी चैम्बरलिन ने। तो आंसर हम टिक करेंगे, आंसर नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट, मांग की आड़ी लोच होती है तो मांग की स्थानापन्न वस्तुओं के बराबर, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के लिए ऋणात्मक, या फिर सदैव धनात्मक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मांग की आड़ी लोच जो आपकी होती है वो हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है, सदैव ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे सदैव ऋणात्मक। ठीक। सॉरी, एक सेकेंड। संयुक्त मांग ऋणात्मक होगी, बट संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होगी। तो आंसर ये टिक करेंगे, मांग की जो आड़ी लोच है वो संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो आंसर डी टिक करेंगे इसका। मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय क्या हो जाएगी? जब मांग की लोच हमारी इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय क्या होगी? लोच इकाई के बराबर है तो सीमांत आय क्या? सीमांत आय जब शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब सीमांत आय, इनकम जब जीरो हो जाएगी तो मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या टिक करेंगे कि अगर सीमांत आय जो इनकम है वो हमारी जीरो हो जाती है, तब हम ये शून्य हो जाएगी, तब मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। ठीक। आप बाजार में वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर देते हैं, सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं, विक्रेता जो भाव बताता है उस पर देते हैं, आप स्वयं जो देना चाहते हैं वो देते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप बाजार में वस्तु की कीमत, आप बाजार में वस्तु की कीमत क्या करेंगे? आप बाजार में वस्तु की कीमत उसकी स्वयं जो देना चाहते हैं, या विक्रेता को जो भाव विक्रेता डिसाइड करेगा, सेलर डिसाइड करेगा, उसमें देंगे, सीमांत उपयोगिता के बराबर देंगे, या उसकी उपयोगिता के बराबर देंगे? तो बेसिकली आंसर हम टिक करेंगे जो उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। जो वस्तु की, जो भी वस्तु आप खरीदेंगे उसकी सीमांत उपयोगिता जो भी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी प्राइस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर। तो आंसर क्या टिक करेंगे? आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत लागत क्या होगी? जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत और भी कम हो जाती है। ठीक है, जब ऐसा स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो सीमांत लागत जब हमारी यहाँ से मूव करेगी तो एवरेज कॉस्ट हमारी और नीचे से मूव करेगी। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई, तो ये एवरेज कॉस्ट उसके भी नीचे हो जाती है तो कम हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो तरलता जाल की अवधारणा हमारे किन्स ने विकसित की थी। ठीक है, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? किन्स ने विकसित की है। ठीक, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रमाप विचलन क्या है? प्रमाप विचलन माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, स्वतंत्र होता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो प्रमाप विचलन क्या व्यक्त किया जाता है? प्रमाप विचलन हमारा इकाइयों में व्यक्त करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशंस, माप जो होगा वो माप की समान इकाइयों में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, प्रमाप विचलन किसमें व्यक्त करेंगे? माप की समान इकाइयों में। जो भी आपकी माप की समान इकाइयां होंगी उसी में स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम देखेंगे। ठीक, एक सामान्य वितरण में माध्यिका, दैट मीन्स ये माध्य है,
ये माध्य लिखा है। माध्य माध्यिका बराबर होते हैं, माध्यिका बहुष्टक दैट मीन्स बहुलक, मोड बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। देखिए जब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये तीनों ही बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो जाते हैं। तो आंसर हम क्या टिक करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करते हैं तो तीनों ही इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल हो जाएंगे किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में। ठीक है। अन्वेषण की विधि, अब अन्वेषण की विधि क्या होती है, अन्वेषण होता है क्या, देखिए अन्वेषण मतलब हो गया कि आप अगर कोई रिसर्च करते हैं, सोशल रिसर्च करते हैं, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में जानना है, जानकारी नॉलेज लेनी है कि घटनाएं हो रही हैं तो उसका कारण पता करना है। तो उसके कारण को जब कुछ हम रीजन फाइंड आउट करेंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि जो घटनाएं हो रही हैं फिर घटनाओं के बारे में पता करना, जो भी रिसर्च हम करते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम अन्वेषण विधि बोलते हैं। ठीक है, अन्वेषणात्मक संरचना ऐसा बोलेंगे। तो अन्वेषण विधि में तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें जनगणना भी इंक्लूड होती है और सैंपलिंग मेथड भी यूज होता है, नमूना विधि, तो दोनों इसमें यूज होते हैं। तो इसको हम सी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है, ये किसने बोला, तो ये आपके काफी टाइम आपके 2018 के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉडिंगटन ने, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था 18 के पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मापन किसी आवृत्ति बंटन के संचयी आवृत्ति वक्रों के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है। देखिए यहां पर बोल रहा है कि कौन सा मापन, तो मापन सेंसेस कि कौन सा मापन जो होगा आवृत्ति बंटन के संचयी आवृत्ति वक्र के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है। सो दैट मीन्स कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है सेंटर में, तो हम इसका ऑप्शन टिक करेंगे सेंटर में, दैट मीन्स माध्यिका, एक आवृत्ति बंटन का जो ये ऐसे अगर हम कटान बनाकर देखें तो मीन, तो ये सेंटर में जो डिवाइड करेगा मीडन और ये मोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन। ठीक है, तो आंसर हम टिक करेंगे मीन को, जो कौन सा मापन है किसी आवृत्ति बंटन के संचयी आवृत्ति वक्रों के कटान बिंदु, सेंटर से अगर हम कट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका, जो सेंटर से कट करती है। बहुलक तथा माध्यिका किस प्रकार की सांख्यिकी माध्य है, बहुलक और माध्य, मोड और मीडियन किस टाइप की सांख्यिकी माध्य है, तो ये स्थिति संबंधी माध्य है। कौन सा माध्य होगा, बहुलक और माध्यिका स्थिति संबंधी माध्य। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एन प्राकृतिक नंबर्स के समानांतर माध्य क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये करेक्ट फॉर्मूला होता है। तो n प्लस डिवाइड बाई 2, इसके ऑप्शन को हम टिक करेंगे, जो नेचुरल नंबर्स के समानांतर माध्य n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आंकड़ा समूह के सभी पद सामान्य मूल्य के होते हैं तो कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगर समान, सभी कौन से हैं, सारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो डेटा आपके दिया गया है, सभी पद सामान्य मूल्य के हैं, प्राइस सबकी सेम है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी, समानांतर माध्य, गुणात्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर माने जाएंगे। कब, जब आंकड़े समूह के सभी पद, सभी मूल्य एक समान होंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल जो पेपर सेट प्रैक्टिस सेट था वो आपका कंप्लीट हो गया। 2 पेपर सेट हमने आपको कंप्लीट कराए थे, एक में आपके 1 से 60 थे और 60 से 120 तक का 2 पार्ट हमने इस प्रैक्टिस सेट में बताया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट लगता है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में जो अभी तक आपने पढ़े हैं
या आप आगे पढ़ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके उस डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके उस डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। देन फिर आगे हम और भी प्रैक्टिसेस आपको कराते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे डिटेल। सो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप प्रॉपर कमेंट करते रहिए एंड हमारे साथ बने रहिए आगे जब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। थैंक यू।